हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी लोगों के। चलिए, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं, जिसमें ग्रुप डी को लेकर आज फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को समझेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी का सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा आरआरबी चुने, और बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं स्टूडेंट फॉर्म भरते समय करते हैं, जिस कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है। कई बार आप खुद फॉर्म भरते हैं, कई बार आप किसी कैफे वाले से फॉर्म फिलअप कराते हैं और गलतियां होती हैं। तो कौन सी गलतियों का ध्यान रखना है, एग्जाम देने के बाद पैसा अपने ही अकाउंट में आए तो वो आपको ध्यान रखना है, और उसके लिए बैंक डिटेल्स कौन सी होनी चाहिए, कहां पर सारी चीजें होंगी, तो एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। जो लोग पहली बार रेलवे का फॉर्म भरने जा रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, जिन्होंने पहले रेलवे का कोई दूसरे एग्जाम का फॉर्म भरा है और अब नए सिरे से, यानी आपको पूरी प्रोसेस नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको इसके लिए अप्लाई करना है, तो हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ अगर आज बात करें तो आप सब लोगों को पता होगा कि आज पूरे इंडिया लेवल पर काफी ग्रुप डी की वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर एक अच्छा मेजर ट्वीट हुआ है, ट्विटर कैंपेन हुआ है। हमने भी सुबह इस ट्विटर कैंपेन की शुरुआत 11 बजे कर दी थी, 11 बजे हमने इसको ट्वीट कर दिया था। और आज अगर देखें तो इसमें 1.07, ठीक है, 1.07 अगर इसमें हम देखें तो इतने बच्चों ने आज ट्वीट किया है। तो 1.07 का मतलब हो गया, लगभग आप मान के चलिए कि 10,70,000 बच्चों ने आज ट्वीट किया है ना। हालांकि संख्या बहुत कम है, इतना बड़ा एक पूरा आप समझ सकते हो कि विद्यार्थियों का ग्रुप है, इतने ज्यादा संख्या में लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन बस यहीं पे दिक्कत हो जाती है कि स्टूडेंट कहते हैं टीचर से कि आप हमारे लिए ये करो, आप हमारे लिए वो करो, और जब करने की बात आती है जहां पे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, तो फिर आप देख लो इतने बड़े एग्जाम में जहां पे लाखों या करोड़ों फॉर्म भरने की संख्या हो सकती है, वहां पे मात्र दिन भर में 10,70,000 बच्चों ने ट्वीट किया है। इससे आप समझ लीजिए कि बच्चे कितना एक्टिव हैं और कितना ज्यादा सपोर्ट करने को टीचर्स को तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी आप अगर नहीं करा है तो बड़ी सिंपल प्रोसेस है भाई, ट्विटर पे अपना अकाउंट खोल लो, बस यही काम वो आता है, बाकी अपने काम का वो और कुछ है नहीं, है ना। तो आप जा सकते हैं, किसी और ने ट्वीट किया है उसको रीट्वीट कर दो तो वो भी काउंट हो जाता है, या फिर आप खुद से भी अपने सारे हैशटैग्स डाल सकते हो। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि हैशटैग्स सबके एक जैसे होंगे तभी वो काउंट होगा। लाखों बच्चों ने यह करा होगा कि अगर एक स्पेलिंग भी गलत हो गई या कुछ नया लिख दिया तो वो अलग काउंट हो जाता है, तो यह भी लाखों की संख्या में गलती होती है। ठीक है, चलिए, तो भाई सबसे पहले अब हम आज मुद्दे की बात करते हैं। हम दो चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो ये कि फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें और किन बातों का ध्यान रखना है जिससे फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इन सब चीजों को ध्यान से समझिएगा। आपके लिए हमने पहले तो पूरा यहां पे चार्ट सिस्टमेटिक बना दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। एक मिनट में इसको आपको क्लियर करके भी दिखा देता हूं, एक मिनट दीजिए बस मुझे। हाँ, आपको यह अब इस प्रकार से क्लियर दिखेगा, तो सारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा। तो अब भाई सबसे बड़ा मुद्दा यह उठता है कि सर कौन से जोन से या कौन से आरआरबी से आपको फॉर्म भरना चाहिए। अगर यहां पर देखें तो हमने बढ़ते क्रम में, मतलब घटते क्रम में अरेंज करा है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर है तो वो नई दिल्ली में है, जहां पे 4,785 टोटल वैकेंसीज है। इसके बाद सेकंड नंबर पे मुंबई है, जहां पे 4,672 है। इसके बाद सीआर, एक वेस्टर्न रेलवे हो गया, सेंट्रल रेलवे मुंबई हो गया, जहां पे 3,200 वैकेंसीज हैं। फिर चेन्नई हो गया 2,694, गुवाहाटी 2,048, और इस प्रकार से सारा यहां पे दिया हुआ है कि टोटल आपको दिख रहे होंगे जोन, और यहां पे टोटल वैकेंसीज आपको दिख रही होंगी। ठीक है, और इसके बाद ये रहे आपके आरआरबी की आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होंगी। मैं आपको सबसे पहला जवाब तो यही दे देता हूं। देखो, दो चीजें हैं, पोस्ट का प्रेफरेंस क्या डालना है एंड सेकंड की कौन सा जोन चुनना है। अब यहां पर दो बहुत बड़े मुद्दे होते हैं कि सर वैकेंसीज ज्यादा देखें या कम वैकेंसी को भी हम सिलेक्ट करें, आखिर करें तो क्या करें।
आपको बहुत सिंपल और सटीक भाषा में मैं जवाब देता हूं। आपके पास दो चॉइस है। हालांकि इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि अपने आप में एक 15-20 मिनट का टॉपिक है कि कौन सा जोन चुने। अगर आपको फॉर्म भरने की जल्दबाजी नहीं है तो 2-4 दिन रुकिए, इस पर भी बहुत अच्छी रिसर्च करके मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए। बट अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूं, अगर यह बात भी आपके दिलो दिमाग में बैठ गई तो आपको फिर आज भी फॉर्म भरने की स्थिति में आप क्लियर रहोगे। इसके अलावा एक और डाउट हो सकता है कि आगे वैकेंसीज बढ़ गई तो क्या होगा, उसको भी समझते हैं। पहली चीज ये कि आपको यह बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। पोस्ट के मामले में भी मैं बात कर रहा हूं और दूसरा मैं जोन के बारे में भी बात कर रहा हूं। देखो, मेरे कहने से, किसी भी टीचर के कहने से कि भाई ये पोस्ट प्रेफरेंस भर दो, ये जोन चुन लो, ये बिल्कुल गलत डिसीजन होगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है। एक ही फॉर्मूला पूरे लाखों या करोड़ों विद्यार्थियों के लिए काम नहीं कर सकता। एक ही सीक्वेंस, एक ही प्रेफरेंस सबके लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल अलग कंडीशंस हैं, सबकी अपनी अलग समस्याएं, सबकी अपनी अलग चॉइसेस हैं, है ना, सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। आपको सबसे पहले यह तय करना है कि आपको अपने घर के पास रहना है या आप ऑल इंडिया कहीं भी जीवित रह सकते हो, कहीं भी सरवाइव कर लोगे। ठीक है, अगर घर के पास रहना है तो फिर आप अपने करीब वाले जोन को चुनिए। ऐसा है कि सर मुझे कहीं भी जॉब मिल जाए, मुझे तो जॉब चाहिए, तो फिर आप ज्यादा वैकेंसीज को चुन सकते हो। और देखो, दोनों बातें, कम वैकेंसीज, कम फॉर्म भरने वालों की संख्या, कट ऑफ भी थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। ज्यादा वैकेंसीज, फॉर्म भरने वालों की संख्या ज्यादा, कंपटीशन ज्यादा। तो ऐसा बिल्कुल गलत है कि अगर ज्यादा वैकेंसी वाले जोन से फॉर्म भर देंगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले उतने ही गुना वहां पर भी बढ़ जाएंगे। और अगर कम आप चुनेंगे तो फॉर्म भरने वालों की संख्या कम रहेगी। तो आप इस बात को भूल जाइए कि कंपटीशन चेंज रहेगा, कंपटीशन सेम रहेगा। कम वैकेंसी कम कंपटीशन, ज्यादा वैकेंसी ज्यादा कंपटीशन, दिखती बात है ना। तो आप पहले बस ये तय कर लो कि आपको घर के पास रहना है या आपको दुनिया में कहीं भी रहना हो, तो फिर आप उस हिसाब से जोन को चुनिएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सेम ऐसी ही बात अभी पोस्ट चुनने पर भी आएगी, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अभी आप इन बिंदुओं को ध्यान रख के फॉर्म भरिए। और आगे अगर वैकेंसी बढ़ती है तो रेलवे हर बार जोन बदलने का ऑप्शन देता है। तो अगर आपने अभी कोई जोन चुन लिया, आगे वैकेंसीज की संख्या में चेंज आई और आपको लगा कि नहीं मुझे ये जोन नहीं दूसरा जोन चुनना है, तो बदलने का ऑप्शन आता है। तो उसमें चिंता की बात नहीं है, करेक्शन बाद में आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या पद होते हैं इसमें। तो भाई असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज होता है, असिस्टेंट कैरियज एंड वैगन होता है, असिस्टेंट लोको शेड होता है। ऐसे यहां पे टोटल 14 पद हमने अभी लिखे हैं आपके लिए। ठीक है, अब अगेन अगर मैं पूरी 14 पोस्ट को डिस्क्राइब करूंगा, वीडियो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा। आप चाहेंगे तो अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको सारी पोस्ट हम समझा सकते हैं। अगर आपको पहले से पता है कि कौन सी पोस्ट आपके लिए अच्छी है, क्या आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आता है, कहां पे आपको अच्छा लगता है, तो फिर किसी की मत सुनिए, अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, तो पहले थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए। मैं फिर कह रहा हूं, कोई आपको कुछ भी बता दे, इवन मैं भी आपको कुछ बता दूं कि इसको सबसे पहले पे रखना, वो सबके लिए सेम हो, सबके लिए सही हो, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसा मैंने कहा कि घर के पास रहना है कि दुनिया में कहीं भी रह लोगे, और कोई भी वैकेंसी चल जाएगी कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आप इन चीजों पे ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय अगर आप अपनी मेहनत पे दिमाग लगाओगे ना, तो जो वैकेंसी चाहोगे वो आपको मिल जाएगी। आप इधर क्यों इतना दिमाग लगाते हो कि ज्यादा वैकेंसी वाला ले लूं, मेरा ज्यादा चांस हो जाएगा सिलेक्शन का, या ठीक है मैं कोई भी वैकेंसी मिल जाए। स्टूडेंट ये क्यों नहीं सोचता है कि मेरे पास समय इतना ज्यादा है कि मैं मेहनत ही इतनी कर लूं कि मैं जिस वैकेंसी को और जिस जोन को चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि सब आपके हिसाब से हो, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मेहनत वैसी कर लो यार, मार्क्स इतने अच्छे ले आओ, इतना अच्छा कि आपको कट ऑफ की चिंता ही ना हो, कट ऑफ का कोई वीडियो ना देखना पड़े, किसी के जोन प्रेफरेंस को ना देखना पड़े, किसी के पोस्ट प्रेफरेंस को ना देखना पड़े। मेहनत इतनी कर लें कि जिस एग्जाम, जिस जोन में और जो पद चाहिए वो मिले। तो मैं हमेशा यही सोचकर काम करता हूं और हमेशा यही सलाह देता हूं कि अगर अपनी मेहनत पे काम करते हैं ना यार, अपनी मेहनत पे भरोसा करेंगे ना, ऐसे तो फिर 32,000 के 58,000 के 1 लाख पद भी आ गए, और अगर आप अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं करोगे तो क्या गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 32,000 पद अच्छी संख्या है, बहुत कम है, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी सोचना है कि मेहनत भी तो कोई चीज होती है भाई। 1 लाख वैकेंसी आने से क्या आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, यह भी आपको पूछना है
है ना। तो मेहनत बहुत जरूरी है, या तो 32,000 में भी एक पद ले सकते हो, नहीं तो 1 लाख आ जाए तब भी नहीं हो सकता है। तो हम वो जगह बना पाएंगे कि नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए मेरा हमेशा ये मानना होता है कि मेहनत इतनी करिए कि भाई जो चाहिए वो हमें मिले। इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे ना, उसमें मजा अलग ही आएगा। और अगर मांगने की इच्छा रखोगे कि जो मिल जाए जहां हो जाए, तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन मेहनत तो वहां भी करनी पड़ेगी। तो मेहनत ऐसी करो कि अपनी चॉइस के हिसाब से चीजें आपको मिले। ये हमने एक हमारे हिसाब से आपको बताया है कि भाई कौन से पद अच्छे हैं, कहां पे काम कम है, कहां पे ज्यादा है। ये हमारा ऐसा मानना है कि आप ये प्रेफरेंस रख सकते हो। पर जैसा मैंने कहा कि अगर आप इंतजार कर सकते हो, तो हम आपको थोड़ा सा इस पे अलग से वीडियो बना के भी बता देंगे कि किस पद में क्या काम होता है। और अगर आपको पता है या आपको लगता है, तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलते हैं। अब एक बात समझना, अगर आप नए बच्चे हैं, पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, तो हर बच्चे को एक होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और अगर आप पहले से फॉर्म भर चुके हो, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। रेलवे कहता है कि आप, जैसे होता ना, अपना एक अकाउंट खोल लिया, एक मेल क्रिएट कर लिया, है ना, आपको एक बार रेलवे के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा ऑनलाइन। वो खुलवाने के बाद भविष्य में जितनी भी रेलवे की वैकेंसीज आती हैं, आपको बार बार अकाउंट नहीं खुलवाना है, उस अकाउंट के माध्यम से बस फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपने पहले एनटीपीसी का या फिर एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का फॉर्म भरा है, तो आपको डायरेक्ट अप्लाई ऑप्शन पे जाना है। और अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको आना पड़ेगा। तो आप जब रेलवे की वेबसाइट पे जाएंगे, अब स्टेप बाय स्टेप ध्यान से चीजों को सुनते जाना, है ना। आप सबसे पहले रेलवे की वेबसाइट पे जाएंगे, तो ये वैसे वेबसाइट है, इसकी लिंक हम लगवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आपको सबसे पहले अप्लाई पर जाना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है, तो क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे जाना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है। ठीक है, यहां पे आप ओके करेंगे। अब यहां पे आप चीजों को समझते जाना, मैं थोड़ा सा गायब होकर आपको चीजें इस प्रकार से दिखाऊंगा। तो आप अपनी नेशनलिटी तो इंडियन यहां पे चूज कर लेंगे, अपना नाम यहां पे लिखेंगे जो आपके मैट्रिकुलेशन यानी 10th सर्टिफिकेट पे है। क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो हाँ, नहीं किया है तो ना। यहां पे आपका नाम आपको रीटाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ, तो ये भी आपको यहां पे रीटाइप करना है। ये लोग क्या करते हैं कि हर इंफॉर्मेशन को आपसे 2 बार लेते हैं, ताकि आपसे अगर गलती हो तो वहीं के वहीं क्रॉस चेक हो जाए। क्योंकि एक और बात आपको बता देता हूं, रजिस्ट्रेशन में डाली गई डिटेल्स आप बदल नहीं सकते। फॉर्म के अंदर कोई करेक्शन है, आप भविष्य में कर सकते हो, लेकिन अगर आपने यहां पे नाम एक बार डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ एक बार डाल दिया, आप इसको कभी बदल नहीं पाओगे, ध्यान रखना। और बाद में बहुत बच्चे पछताते हैं। रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल भर दी सो भर दी, उसको कभी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको बहुत अच्छे से फिलअप करिएगा। डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर आपने सिलेक्ट कर लिया, सब 2-2 बार है। फादर का नेम आपको 2 बार लिखना है, मदर का नेम आपको 2 बार लिखना है। यहां पे अपना ईमेल एड्रेस आपको लिखना है, यहां पे मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालेंगे, यहां पे जनरेट ओटीपी ऑप्शन पे जाना है। आपके मेल पर और एसएमएस पर एक ओटीपी आएगा, जिससे आपका मेल और ओटीपी रजिस्टर्ड हो जाए। अब यहां पे आती है पहली बात, अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपनी डिटेल्स डालिए। अगर किसी कैफे वाले से फॉर्म भरा रहे हैं, तो उसको बोलना कि भैया आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर मत डालना, हमारा डालना। क्योंकि कल को कोई भी जानकारी आती है, तो वो आपको एसएमएस पर या ईमेल पे मिल जाएगा। अगर उसने उसकी डिटेल्स डाल दी, तो आपके पास कई बार महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं आएंगी। तो अपना ईमेल और फोन नंबर खुद का दें, उसका कभी ना दें। कई बच्चे इंफॉर्मेशन मिलती नहीं और रह जाते हैं, इसलिए अपनी डिटेल्स हमेशा भरिए। ठीक है, और आधार कार्ड को भी वेरीफाई कराना पड़ता है। आधार नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे जाएंगे, यहां पे ओटीपी आएगा, वेरीफाई बटन पे दबाएंगे, हो गया। एक पासवर्ड आपको हमेशा अपनी तरफ से बनाना है। तो वो पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे हम विनर्स ले लेते हैं कि भैया विनर्स हो गया। अब ये विनर्स हो गया, चाहो तो आप डब्ल्यू कैपिटल करके बाकी सब स्मॉल ले लो, एक ही बात है। कम से कम एक कैपिटल और एक स्मॉल आना चाहिए। फिर आपने कुछ भी @ ले लिया, डॉलर ले लिया, हैशटैग ले लिया, स्टार ले लिया, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया, और इसके बाद 1 2 3 कुछ भी। तो अब ये एक ऐसा पासवर्ड है जिसमें सब चीजें आ गई, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट्स, नंबर्स। तो ये आपका ऐसा पासवर्ड हो सकता है। ये मैंने मन से बनाया है, आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाइए। 2 बार पासवर्ड लिखिए, यहां पे कैप्चा पे क्लिक करिए, और इसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको दिखा देगा, अच्छे से पढ़ लो। क्रिएट अकाउंट पे आप जाओगे, ये आपको बता देगा कि बधाई हो, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, प्रोसीड।
ठीक है, और आपके पास पूरी डिटेल्स आ जाएंगी और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा वहां पे आ जाएगा। हालांकि यहां पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से ही काम हो जाता है। तो अब यहां से वो काम आता है जो सबके लिए है। पहले मैंने बताया जिन्होंने कभी फॉर्म नहीं भरा है तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं, मतलब अकाउंट है, तो अब यहां से शुरू करना है ना। तो आप जाएंगे यहां वेबसाइट पर, अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड आपने डाला, कैप्चा, आप रोबोट नहीं है ये आपको बताना है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाना है। अभी दो फॉर्म चल रहे हैं, एक ग्रुप डी का चल रहा है और एक मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज है। तो आपको ग्रुप 1 मतलब लेवल 1 पे जाना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहां पे आप एक चीज और देखेंगे, सिलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको लगता है कि मुझे चुनना वो आरआरबी है लेकिन एग्जाम अपने घर के पास देना है, तो ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश वाले बच्चे ने अगर मान लो बेंगलोर जोन चुन लिया है तो उसको एग्जाम देने बेंगलोर जाना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपने राज्य में ही एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे सकता है। तो आपको दूसरे जोन के लिए दूसरे राज्य जाना पड़े ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो यहां पे आपने अपना सोच विचार के जोन चुन लिया। जोन कैसे चुनना है उसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। ओके भाई, है ना। ये सारे जोन आ जाएंगे, उसको आप चुन लो, आगे बढ़ाते जाओगे। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, आपने जो आपका एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है उससे सारी डिटेल्स उठा लेगा। तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, क्योंकि एक बार भर दिए तो वो सब उठा लेगा। अब आपको बाकी डिटेल्स भरनी है तो वो सब यहां दिखाने लगेगा कि आपने, आपकी नेशनलिटी इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ ये है, एज आपकी इतनी हो चुकी है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम, जेंडर, ये सब वन टाइम इंफॉर्मेशन आपकी आ चुकी है। चेक करना है कि सब ठीक है ना। आगे बढ़ गए आप, यहां पे आपने अपना स्टेटस डाल दिया कि शादीशुदा हैं, बैचलर हैं, है ना। तो मैरिड है, अनमैरिड हैं, रिलीजियन क्या है, मदर टंग आपकी क्या है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, जो भी आपकी मदर टंग है वो आपने यहां पे करा। चॉइस, आप एग्जाम किस भाषा में चाहते हैं, है ना। हर पेपर इंग्लिश में तो आपको मिलेगा ही, 2 लैंग्वेज आपको मिल रही है मान लीजिए। तो आपने कहा कि यार मुझे इंग्लिश और मराठी मिल जाए, या मुझे इंग्लिश और गुजराती मिल जाए, या मुझे हिंदी और इंग्लिश मिल जाए, तो आप जो यहां चुनेंगे वो आपको मिल जाएगा। आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है कि आपकी क्या पहचान है। जनरली तिल जनरली होता ही है शरीर पे, चेहरे पर है, कहीं पर भी है, तो आप लिख सकते हैं मोल ऑन चीक्स हो गया, मोल ऑन फोरहेड हो गया, मोल ऑन ईयर हो गया। कहीं पर भी अगर तिल है, कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो आप लिख दो कि भाई ये मेरी पहचान है ना। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2, तो आप 2 चीजें कर सकते हो। कम्युनिटी क्या है, SC ST OBC, वो आप सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ द ट्राइब, फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है अपनी जाति प्रमाण पत्र तो उसका सर्टिफिकेट यहां पे आ जाएगा, किस अथॉरिटी ने इश्यू किया है, किस राज्य से, है ना, सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ, और क्या आप रेलवे का फ्री ट्रेवल पास अवेल करना चाहते हैं कि आपको रेलवे की यात्रा फ्री मिल जाए, तो वो कुछ कैटेगरीज को ही दिखाएगा। इसके बाद आपकी एड्रेस की बारी आती है। तो अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये आपने सिलेक्ट करा, परमानेंट प्रेजेंट दोनों सेम कर सकते हो। फिर यहां पर आपने अपना स्टेट, अपना एड्रेस फिलअप करना है, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। पिन कोड प्रॉपर हो, अपना नियरेस्ट सिटी टाउन जो है, ये सारा एड्रेस आपने यहां पे भर दिया 2 बार, है ना। और इसको आपने सेव किया, सेव करके आगे बढ़े। ये सारी ना ऐसी स्टेप होती है, पहले पर्सनल डिटेल्स लेगा, फिर अदर डिटेल्स लेगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपको अपना फोटो सिग्नेचर करना है, और इसके बाद आपको एक बार प्रीव्यू करके पेमेंट करना है। एक और चीज मैं बता देता हूं, कई बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म को डबल डबल भरते हैं। ठीक है, मतलब एक बार एक आरआरबी से भर दिया, एक बार दूसरा आरआरबी से भर दिया। याद रखना, मल्टीपल फॉर्म हमेशा जनरली रिजेक्ट हो जाते हैं। समझदार नहीं बनना कि रेलवे को कैसे पता चल जाएगा, बिल्कुल मत समझना उनके बारे में। फॉर्म एक बार अच्छे से भरना। आपने सोचा कि एक बार भर देते हैं, फिर बाद में लगा यार एक और फॉर्म दूसरे आरआरबी से भर देते हैं, बहुत रिस्की है, हो सकता है कि आपको एग्जाम देने का मौका ही ना मिले। रेलवे क्लियर कहता है कि एक ही बार फॉर्म भरना है। अगर आप एक ही बच्चे ने 2 अलग अलग जगहों से फॉर्म भरे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ये रेलवे का कहना है। तो ये पहला रिजेक्शन का कारण है, इसको ध्यान रखना, है ना। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपके यहां पे डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद अगर आपको स्क्राइब चाहिए, जैसे होते हैं ना कि ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, देख नहीं सकते, तो अपने साथ किसी की हेल्प के लिए वो ले जा सकते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई स्थिति है तो आप यहां पे स्क्राइब चाहिए तो डिटेल दे सकते हो। EBC यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस से आप हैं तो यस, नहीं है तो नो करेंगे आप। फिर डिटेल्स आपको करना है, अगर आप रेलवे के कर्मचारी हैं और हैं तो फिर आपको उसकी पूरी डिटेल्स लगेंगी कि आप कौन से जोन में हैं या किस पद पर हैं, ये सारी चीजें आपको लगेंगी। ठीक है, ओके है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो उसकी डिटेल,
अब आती भैया बैंक डिटेल की बारी। यहां पे कैफे वाले क्या करते हैं, खुद की डिटेल डाल देते हैं और फिर बच्चे उनके कैफे के चक्कर लगाते रहते हैं कि भैया पैसा तो वापस कर दो, है ना। 500 रुपए अगर आप भरते हैं तो 400 रिफंड आता है, अगर 250 है तो पूरा 250 वापस आता है। तो बैंक अकाउंट अपना, ईमेल अपना होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपना होना चाहिए और बैंक डिटेल्स भी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि इन सब पर ही सारी जानकारी आएगी। और एड्रेस भी अपना ही होना चाहिए, है ना। एड्रेस का भी ध्यान रखें। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे तो कभी कोई अपडेट मिस नहीं होगा, चीजें आपको समय पर पता चलेगी। वैसे तो आजकल यूट्यूब की दुनिया में हर चीज जैसे ही घटित होती है उसके आधे सेकंड 1 सेकंड बाद ही पता चल जाता है दुनिया में कि क्या हुआ है। बट स्टिल अपॉइंटमेंट लेटर है या कोई भी लेटर है वो आपके घर तक नहीं पहुंच पाया या मेल पर आया नहीं मिला तो ये दिक्कत हो जाती कई बच्चों को, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बैंक डिटेल में भैया कौन से अकाउंट में चाहिए, उसका नाम, फिर अकाउंट का नंबर, फिर उसको फिर से कंफर्म करो, आईएफएससी कोड, रिफंड आपका जो है वो कौन से बैंक का है, नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो आपने करा, सेव करा, है ना। तो आपने अभी तक 2-3 स्टेप पूरी कर ली। ये सब दिखा देगा कि आपने क्वालिफिकेशन में क्या सिलेक्ट करा है, ये सब आप देख लेंगे। इसके बाद आपको यहां पे जाना है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आपको क्या है, तो भाई आईटीआई है, केवल 10th है, एनएससी है, वो आपने सिलेक्ट किया। फिर ये आपसे मांगेगा इसके आगे डिटेल्स, है ना। तो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पहले बाकी तो भर चुके हैं, है ना। और अगर ऐड करना है कि नहीं मुझे अपनी 12th की भी जानकारी देनी है, ग्रेजुएशन की भी जानकारी देनी है, तो आप यहां से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अगला सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज जिससे फॉर्म रिजेक्ट होता है, और वो है आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर। 90% रिजेक्ट होने का कारण या तो फोटो या सिग्नेचर होता है, जिसको बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं। तो आप ध्यान रखना, मैं आपको पहले दिखा देता हूं। इन्होंने सैंपल दिए हैं कि आपकी जो फोटो है वो केवल, ये देखो एक ग्रीन टिक आपको एक ही जगह दिख रहा है, आपकी फोटो बस ये जो सबसे नीचे है ऐसी ही होनी चाहिए, है ना। बाकी इसके अलावा जो भी है वो सब गलत है। तो ऐसा कोई फोटोग्राफ आपका नहीं होना चाहिए। तो केवल चेहरा दिख रहा है, बाजू में है, स्टाइल दिखाने के लिए चश्मा लगा लिया कि रेलवे वाला खुश हो जाएगा, है ना। आंखों पे बाल आ रहे हैं, बैकग्राउंड में फूल पत्ती लगा ली, है ना, ब्लर है या कुछ और दिक्कत है, चश्मा टोपी लगा लिया, आधा ब्लैक एंड व्हाइट है, आधे चेहरे पे लाइट ही नहीं आ रहा है ना, टोपी पहन ली। ये सब ध्यान रखना। आपका चेहरा एकदम क्लियर होना चाहिए और पीछे व्हाइट बैकग्राउंड कंपलसरी है, इसलिए कपड़ा डार्क पहनिएगा, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड, डार्क कलर का कपड़ा और लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि 2 साल पुरानी फोटो लगा दी कि उस समय स्मार्ट दिखते थे, तो ऐसा मत करना। लेटेस्ट, और मैं तो कहता हूं अभी अगर 1-2 महीने है तो ठीक है, या आपने कोई लुक चेंज कर लिया है तो नई फोटो आपको लगानी चाहिए, ताकि वही फोटो लगाना जिस स्थिति में एग्जाम में जाओ, ताकि वो तुम्हें पहचान सके, है ना। इसलिए ये ध्यान रखना, फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए और सेम वैसे ही आपको वहां दिखना है। अगर आप दिखने में कुछ चेंज लगा तो भगा देते हैं फिर वो, इसलिए ध्यान रखना। तो पहला तो फोटो लेटेस्ट हो और सही फॉर्मेट की हो। और यहां पे इन्होंने सब लिखा हुआ है, तो आप आजकल वैसे बहुत इजी है कि किस साइज में होना चाहिए, उसका पिक्सल क्या होना चाहिए, उसकी टोटल साइज कितनी होनी चाहिए, जेपीजी होना चाहिए, और जो चीज मैंने बोल के बताई है वो सारी यहां पर है। तो आप एक अच्छी फोटो व्यवस्थित किसी अच्छे स्टूडियो से खिंचवा लें और उसको ये दिखा दो कि ये स्क्रीनशॉट आप दिखा देना कि मुझे इस फॉर्मेट में और इतने साइज की चाहिए। ये आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये कोई भी बता देगा। उसको बोलना कि 320 पिक्सल और 240 पिक्सल, और साइज 50 केबी से 100 केबी हो, या उसको आप एमएम में साइज देना चाहते हो तो 35x45 एमएम में ये देना हो, साइज ये होना चाहिए। और ये दूसरा तरीका होता है, तो आप जिसको भी फोटो निकालने का बोलो उसको बोलना कि मुझे इस साइज में जेपीजी फोटो चाहिए, पेन ड्राइव में दे दो और फॉर्म भरते समय अपलोड कर दो। तो ये आप बच जाओगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती सबसे होती है। इसके बाद बात आती है सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर में भी आपको क्या ध्यान रखना है ना। कलर पासपोर्ट आपकी फोटो हो गई यहां पर। अब सिग्नेचर में आपको क्या करना है, पहला तो व्हाइट पेपर पर ब्लैक कलर या ब्लू कलर का पेन यूज करना है, ब्लैक या ब्लू। 50 mm बाय 20 mm साइज आपका सिग्नेचर का होना चाहिए, है ना। लेटर्स में होना चाहिए और ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे अपना नाम लिखना है तो मैं ए कैपिटल कर सकता हूं, मैंने ए कैपिटल किया, उसके बाद मैंने स्मॉल लिख दिया, तो ये एक परफेक्ट साइन है। पर कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा ऐसा लिख देते हैं, तो ये सिग्नेचर नहीं माना जाएगा ना,
है ना। तो आप नॉर्मल जो सिग्नेचर करते हो वो करो, नहीं तो एक सिग्नेचर अच्छा नया बना लो और उसको आगे हमेशा कंटिन्यू करना, लेकिन सिग्नेचर का विशेष ध्यान रखना भाई। और ये भी, इसका भी साइज है 50 mm बाय 20 mm, या पिक्सल में जाना है। और इनमें मत उलझना, आप तो जिससे बनवा उसको बोल देना कि mm में दे दो या पिक्सल के साइज में दे दो, और साइज उसका जो है वो होना चाहिए 30 KB से 50 KB का, और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। इतना बता दोगे, या ये वीडियो इतना काट के उसको दिखा देना, वो समझ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर यहां पे अपलोड हो जाएगा 140 बाय 60 में या फिर mm में, और ऐसा आपका सिग्नेचर हो गया। यहां पे आप सिलेक्ट करोगे, अपलोड करोगे, तो इसका ध्यान रख लेना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। ठीक है, अपना ही साइन होना, उन्होंने लिखा भी है ना। बच्चे ऐसे होते हैं कि पापा का साइन लगा दिया, वो अच्छा करते थे, तो ऐसा नहीं, अपना खुद का साइन होना चाहिए। इन्होंने ये लिखा है रेलवे ने यहां पर, है ना। और ये सब बाद में वेरीफाई होगा, आपको वही साइन बाद में एग्जाम हॉल में या कहीं पर भी करके दिखाना पड़े तो आपको वही दिखाना है। ऐसे नहीं कि साइन करके भूल ही गए क्या साइन था, बाहर कर देंगे आपको, इसलिए साइन हमेशा चेक करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आपको अपनी फोटो का और अपने सिग्नेचर का सैंपल दिखा देगा। सब ओके रहा भगवान की दया से, तो आपको अब वो एक बार पूरा सब कुछ कहेगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस की बारी आती है भैया, है ना। ये पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपको सबसे फर्स्ट पे क्या रखना है। तो आपकी इच्छा हुई कि मुझे असिस्टेंट ब्रिज को फर्स्ट पे रखना है, तो प्लस दबा दो। ऐसे प्लस दबाते दबाते आपको यहां पे पूरा दिखा देगा, और दिखाने के बाद आपको, ठीक है, ये सारा हो गया। यहां पे आपने आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माय पोस्ट प्रेफरेंस, है ना। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं शुरुआत में दिखा चुका हूं क्या होना चाहिए, और उसके बाद इस पे टिक कर दो। आई एग्री टू अलाउ रेलवे बोर्ड टू शेयर माय फाइनल स्कोर इन द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, सब पे टिक करना है, और कुछ तुम्हारे पास ऑप्शन है नहीं, टिक सब पे करना है। प्लेस आप लिखेंगे, जो भी आप जिस जगह से भी आप हैं, डेट दिखाने लगेगा। इसके बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे, एक बार इसको अच्छे से चेक करेंगे कि हमने सारी डिटेल सही भरी है कि नहीं, अच्छे से इसको और चेक कर लेना। हालांकि चेंजेस करने के ऑप्शन इसमें होते हैं, बट फिर भी क्यों चेंज करना या करेक्शन करना, एक बार अच्छे से चेक करो कि सारी डिटेल सब कुछ प्रॉपर भरी है या नहीं, सब दिखाएगा जो जो आपने फिलअप किया है। प्रेफरेंस आपका यहां पे आ जाएगा। आपको अगर कहीं चेंज लगता है तो प्रीव्यू करके, मतलब प्रीवियस करके, आप उस ऑप्शन पे जाके वापस चेंज करके वापस आ सकते हो, तो वो ऑप्शन यहां पे रहता है। आराम से आपने चेक किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया, एक बार और सबमिट करा, ये आपको सीधा बैंक पेज पर ले जाएगा। पेमेंट करिए ऑनलाइन किसी भी माध्यम से, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। ईमेल पर, एसएमएस पर, हर जगह जानकारी आ जाएगी। एप्लीकेशन आपको जो मिलेगी उसका प्रिंट आउट निकाल कर संभाल कर रख लेना, या उसकी पीडीएफ मोबाइल में संभाल कर रख लेना, ये बाद में जरूरत पड़ जाती है। इसलिए जो एप्लीकेशन आपको मिलेगी उसको आप अच्छे से कर लेना। ऑनलाइन पेमेंट करा, काम खत्म, और इसके बाद तैयारी में लग जाओ। ठीक है भाई, तो ये था पूरा फॉर्म भरने की सिंगल एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीजों को सीखा और समझा, और मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। हाँ अच्छा, बहुत अच्छे अमित, बहुत अच्छी बात है। चलो लाइक के बटन को दबा देना अगर आपको लगा हो कि यार विनर्स की टीम ने थोड़ी मेहनत करी आप लोगों के लिए, है ना। सिग्नेचर हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, पर इंग्लिश थोड़ा सा प्रेफरेबल रहता है, मतलब मैं सजेस्ट करता हूं। बाकी आप, ऐसा कोई नहीं, आप किसी भी भाषा में सिग्नेचर कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश में मतलब करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंग्लिश यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, इंग्लिश में करोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक, आधार की फोटो अलग चीज हो गई। आधार में जो भी फोटो हो, यहां पे जो फोटो अपलोड करो वो लेटेस्ट होना चाहिए। आधार को उसके हाल पे रहने दो, है ना। उसकी फोटो और इसकी फोटो मैच हो ऐसा जरूरी नहीं है। आधार की फोटो अपनी जगह, ये वाली फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए आपकी।